हे गाइस, इट्स लक्ष्य हियर। क्या आपको पता है हम ह्यूमंस को क्या चीज दूसरे जानवरों से अलग बनाती है? आवर एबिलिटी टू कोऑपरेट एट अ मास लेवल। जिस तरीके से हम ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं वैसा कोई भी एनिमल नहीं कर सकता। अगर आप एक बिल्डिंग में 100 लोगों को डाल दो एक साथ, तो वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे, रिलेशंस फॉर्म कर सकेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप एक बिल्डिंग में 100 चिंपैंजीज को डाल दो, दैट विल बी अ ग्रेटर मैस बिकॉज दे कांट कम्युनिकेट एट सच अ मास लेवल। भले ही वो 2 या 3 चिंपैंजीज के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे, लेकिन 100 चिंपैंजीज बिल्कुल नहीं। और क्यों हम ह्यूमंस एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं? बिकॉज हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते इंटरैक्ट करे बिना। हम इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। अगर आप हमारे एंसेस्टर्स में देखो तो उस बंदे का शिकार सबसे पहले होता था जो बंदा ट्राइब से अलग हो जाया करता था। और इन्हीं सब कोऑपरेशन और रिलेशन के बीच एक थ्योरी आती है जिसका नाम है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी को सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि इससे गेम खेलो, मास्टर बन जाओ, लेकिन नहीं। इस वीडियो को देखने से आप पबजी में प्रो नहीं बनने वाले, डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ। लेकिन गेम थ्योरी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है इकोनॉमिक्स और बिजनेस में। गेम थ्योरी बोलती है कि मल्टीपल लोगों के बीच हुए इंटरैक्शंस में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का लिया गया डिसीजन दूसरे पर्सन की लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। समझ नहीं आया? वीडियो में आगे जाके मैं एक एग्जांपल दूंगा प्रिजनर्स डिलेमा का, जो आपको और अच्छे से क्लियरली समझा देगा। लेकिन उससे पहले गेम थ्योरी में कुछ अजम्पशंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। एक गेम हमेशा मल्टीप्लेयर होना चाहिए, मतलब उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट, प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना होगा। तो तीसरा पॉइंट, उस गेम में कुछ ना कुछ अवार्ड या रिवॉर्ड होना चाहिए। हाँ, अगर मैं इस गेम को जीत गया तो मुझे ये प्राइज मिलेगा। और हम ये मान के चलेंगे कि प्लेयर्स रैशनली एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। और हम ये भी मान के चलेंगे कि एक पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट और शौक की वजह से वो गेम खेल रहा है। तो अब आता है गेम थ्योरी का एक परफेक्ट एग्जांपल, द प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा में 2 लोग होते हैं, लेट्स सपोज प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। दोनों ही एक बहुत ही राइवलरी गैंग को बिलोंग करते हैं और दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रिजनर्स डिलेमा में प्लेयर ए और प्लेयर बी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मतलब बातचीत नहीं कर सकते। हेलो क्या? हेलो क्या? हेलो बफेलो। अगर प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों ने ही एक दूसरे को बिट्रे कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा, जो करा उसने करा, चोरी तो उसने ही करी थी, मैंने नहीं करा उसने करा है, अबे तूने करी थी, तूने करा है, मैंने कुछ नहीं करा। इस केस में दोनों को ही 2-2 साल की सजा होगी। लेकिन अगर प्लेयर ए प्लेयर बी को बिट्रे कर देता है लेकिन प्लेयर बी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है, तो वहीं पे प्लेयर ए फ्री हो जाएगा, मतलब आजाद हो जाएगा, और प्लेयर बी को 3 साल की सजा हो जाएगी। और वहीं पे अगर प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों ही शांत बैठे रहते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलते पूछताछ होने पर, तो दोनों को सिर्फ 1-1 साल की सजा होगी। प्रिजनर्स डिलेमा एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस हमारे बेनिफिट के लिए सोचते हैं, हम कब सेल्फिश हो जाते हैं और कब हम सोचना ही बंद कर देते हैं। और हमें सिर्फ एक ही शॉर्ट टर्म गोल दिख रहा होता है, हम दूर के फायदे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो मोस्टली केसेस में एक साधारण ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको बिट्रे करके आजाद होने की कोशिश करूंगा, जो कि मोस्टली अक्सर एवरेज ह्यूमन बीइंग लेने की गलती कर देंगे। प्रिजनर्स डिलेमा का मेन आइडिया यही था कि हम ह्यूमंस कैसे लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से एक दूसरे का नुकसान करा बैठते हैं, या फिर दूसरे का नहीं तो हमारा तो हो ही जाता है। इन केसेस से बचने के लिए या फिर गेम को जीतने के लिए प्लेयर्स के पास 2 स्ट्रैटेजी होती हैं। पहली डोमिनेंट स्ट्रैटेजी और दूसरी नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी। ये दोनों स्ट्रैटेजी कंबाइन होकर बनाती है गेम थ्योरी को। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बोलती है कि सामने वाला प्लेयर चाहे कैसा भी हो, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा उससे ज्यादा रहेगी, मैं हमेशा उससे ऊपर रहूंगा, चाहे वो कैसा भी खेले, हमेशा एडवांटेज मेरे पास ही होगा, जीतना मुझे ही है। लेकिन डोमिनेंट स्ट्रैटेजी प्रिजनर्स डिलेमा जैसे केस में बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के पास ही डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। प्लेयर ए भी बिट्रे कर सकता है और प्लेयर बी भी बिट्रे कर सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे का नुकसान ही करा सकते हैं, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो वहीं पे दूसरी स्ट्रैटेजी आती है नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम सिर्फ प्रिजनर्स डिलेमा जैसे छोटे मोटे केसेस पे ही नहीं, एक हाई लेवल केसेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। नैश इक्विलिब्रियम बोलता है कि प्लेयर्स अपना मनचाहा आउटकम गेन कर सकते हैं अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी से डेविएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल गूगल वर्सेस एप्पल, ये दोनों ही बहुत अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट स्ट्रेटजी यूज करने लग गई तो दोनों में से एक कंपनी जरूर डूबेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं।
गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और वहीं पे एप्पल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करने लग जाएंगी तो नो डाउट किसी ना किसी का नुकसान जरूर होगा। तो इस केस में बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है नैश इक्विलिब्रियम। दोनों ही अपने पाथ को फॉलो करें, उससे डेविएट ना हो, इससे दोनों कंपनीज ही फायदे में रहेगी। प्रिजनर्स डिलेमा में नैश इक्विलिब्रियम बोलेगा कि दोनों ही प्लेयर्स को, प्लेयर ए और प्लेयर बी को चुपचाप रहना चाहिए, इसी में तुम्हारा फायदा है। नैश इक्विलिब्रियम एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजी है जिसमें सारे प्लेयर्स एक दूसरे के आइडियाज के साथ अग्री करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम आउटकम तक पहुंच सके। नैश इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक मूवी द ब्यूटीफुल माइंड। We all go for the blonde. We block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way. And we don't insult the other girls. That's the only way we win. आप मैक्सिमम रिजल्ट तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे। दैट्स व्हाई द बेस्ट स्ट्रेटजी इन द बिजनेस वर्ल्ड इज टू फॉर्म अलायंसेस। जितने ज्यादा अलायंसेस हो सके उतने ज्यादा फॉर्म करो। अलायंसेस मतलब वो लोग जो हमें बिट्रे नहीं करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। जब आप अलायंस फॉर्म करना सीख जाओगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क एंड पीटर थाइल। पीटर थाइल अपने बुक में लिखते हैं जब .com बबल क्रैश हुआ था, जब पीटर थाइल का कंपनी पेपल एक स्टार्टअप ही था, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी क्रिएट करना चाह रहे थे और वहीं पे इलॉन मस्क भी सेम काम कर रहे थे। वो x.com से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करने की कोशिश करते तो शायद उन दोनों की ही कंपनीज फ्लॉप हो जाती, क्योंकि वो टाइम था .com क्रैश का। उस टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स का टेक कंपनी से भरोसा उठ चुका था, कोई भी टेक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो पीटर थाइल ने क्या किया, पीटर थाइल ने इलॉन मस्क के साथ अलायंस फॉर्म करी और 50-50% इक्विटी के साथ पेपल को लॉन्च किया, जिसकी वजह से आगे जाके पेपल को ईबे ने एक्वायर कर लिया और सबका ही फायदा हुआ इसमें। तो दोस्तों ये थी गेम थ्योरी। अगर तुमने इसको देख के कुछ सीखा हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।